गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और मोशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या होता है, फिर डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी और फिर वेरियस काइंड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा, और उसके बाद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी दो एक्सिस खींचेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो देखो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो खींच लिए है। अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करें, क्या करें, टाइम को, टाइम क्या होगा, सेकेंड, आवर, मिनट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं सेकेंड में है। और ये जो वाई एक्सिस है, इस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, ठीक है, सेंटीमीटर में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या मान लिया है, ये मीटर में है। तो डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी खींच सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा ओरिजिन है। अगर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ओरिजिन से एक सीधी लाइन ऐसे मिलती है। ठीक है, ओरिजिन से एक सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जब हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ये लाइन जो है, इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप। ठीक है, डिटेल में हम लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसे याद रखिएगा, ये एक स्लोप है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्लोप है। ये जो स्लोप होती है वो हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। और यहीं पे अगर कुछ ऐसे लाइन जा रही होगी तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है हमारी इसमें, ये लाइन, ये मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाए, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन आ जाए, तो इसमें क्या होता है, ये रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या, रेस्ट पोजीशन, मतलब बॉडी क्या थी इस समय, रेस्ट पर थी। देखिए क्या मतलब है, रेस्ट पोजीशन पे। देखो टाइम तो बढ़ रहा है, देखो कोई बॉडी जब ऊपर जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जब इधर जाएगी टाइम बढ़ेगा। तो ये ऊपर भी जा रही है, मतलब हमारी वाई एक्सिस को भी कवर कर रही है और एक्स एक्सिस को भी कवर कर रही है। तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कवर कर रही है तो ये क्या था, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चलता चला गया। तो ठीक है, अब यहां देखिए ये लाइन जो है केवल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि ये केवल इधर की तरफ बढ़ रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। नीचे तो जाएगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आएगा। तो अब देखो ये बॉडी जब हमारी आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, मतलब टाइम जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस ना तो ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इस पोजीशन में बॉडी क्या है, रुकी हुई है। बॉडी ने अपनी इस डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मेंटेन करने का मतलब क्या है, इस जगह पे जो, मतलब जैसे मान लो यहां पे एक टाइम ले लिया गया और एक टाइम यहां पे ले लिया गया, तो इस टाइम पे बॉडी कहां थी, यहां थी, और इस टाइम पे बॉडी कहां है, यहां पे है। तो बॉडी की डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रही है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है।
तो आपको बात समझ में आ गई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें तीन चीजें मिलती हैं, या तो यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, या तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, ठीक है, या तो हमको रेस्ट पोजीशन मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आती है एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये पोजीशन रेस्ट पोजीशन होती है। इस पोजीशन पे बॉडी की डिस्टेंस ना तो बढ़ रही होती है ना तो घट रही होती है। घटेगी तो नहीं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो इसमें नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है तो ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये लाइन को स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन जो है वो रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये आगे भी ग्राफ में मिलेगी, लेकिन यहाँ बस सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप यूनिफॉर्म स्पीड और रेस्ट पोजीशन के लिए तैयार हो जाइए। अगर यहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट लिखा होता तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती, रेस्ट हो जाता, और ये नीचे की तरफ जाता तो ये भी हमारे पास से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती, चाहे वो निगेटिव आ रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जैसा भी हमने पिछले बार बताया था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बस डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में भी वही डिस्टेंस मतलब वही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं आए तो आप 2 बार देखिएगा, सब कुछ आपको आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे उसी तरीके से हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया। किसको रिप्रेजेंट किया? टाइम को। मान लेते हैं टाइम सेकंड में था। और वाई एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया? वेलोसिटी को। देखिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया है, और आप क्या ले सकते हैं? स्पीड भी ले सकते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ही चीज होती है। अब देखो यहाँ पे जो ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा अंतर है, ये स्लोप बन रहा है। स्लोप क्या होता है? ये झुकाव, ठीक है। अब देखिए पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। यहाँ पे जो स्लोप है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। किसको करता है? एक्सेलरेशन को करता है। ध्यान रहेगा, ठीक है। अब ये जो एक और आपने पढ़ा था, ये लाइन मतलब कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी या टाइम एक्सिस थी, ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं, पैरेलल टाइम थी, तो वहां भी क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये अगर इस समय पे हम टाइम देखेंगे तो टाइम ये होगा और उसकी वेलोसिटी यहाँ आएगी। इस समय टाइम कुछ और हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस पे है और ये यहाँ पे टाइम, और इस समय वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी मतलब है कि वो किसी स्पीड से चल रही थी, किसी वेलोसिटी से चल रही थी, तो इस समय पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? जो थी कुछ थी मान लीजिए, और इस टाइम पे भी उसकी वेलोसिटी वही रही, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये पोजीशन कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। देखिए पीछे जाइएगा, वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता था? रेस्ट। वो कौन सा ग्राफ था? वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जब नीचे की तरफ जाएगी, तो ये जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये भी एक स्लोप है,
रिटार्डेशन, सॉरी रिटार्डेशन, ये भी एक प्रकार का स्लोप है। देखिए स्लोप ये भी है, स्लोप वो भी है, लेकिन इसका स्लोप टाइम, देखिए इधर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कहलाता है। यहां पे देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये मान लेते O है, ये A है, ये B है और ये एक C पोजीशन है। तो O से B, इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख लेते हैं। देखिए O से A गया है तो एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सीलरेशन है। ये O से A क्या है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सब स्लोप हैं, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। बस ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बीसी स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को। देखिए जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन कहलाता है, ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आप देखिए ध्यान से, तीन चीजें हो गई, अब चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब बॉडी O से A तक गई थी तो उसने एक्स एक्सिस में कितना टाइम इंटरवल किया था, O से A तक जाने में, O से A तक जाने में ये वाला टाइम इंटरवल लिया था। इस टाइम इंटरवल के ऊपर स्लोप के साथ जितना भी एरिया कवर करेगा वो उस समय चली गई डिस्टेंस होता है। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 लिखा है 2 और यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। देखो बॉडी 0 से 2 सेकेंड में कहां से कहां तक गई, यहां से यहां तक गई। तो यहां तक जाने में जितना इसने एरिया कवर किया है उतना 2 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है। अब बॉडी ने 2 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड तक कितना टाइम लिया है, यहां से यहां तक, और स्लोप कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो यहां से यहां तक जाने में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। जो इसका एरिया आएगा, क्या है ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जितना एरिया आएगा वो बॉडी द्वारा चली गई डिस्टेंस होगी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी दिया गया है। अब देखो 5 सेकंड तक बॉडी, 5 सेकंड से 2 सेकंड तक बॉडी जो गई थी उसने यहां से यहां तक का एरिया कवर किया है। तो जब हम इस एरिया को निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है या डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखिए ध्यान से समझिए, हमको अगर यहाँ पे ए से ओ से ए की डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप O और A का एरिया निकाल लीजिए। ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल निकल रहा है, तो इसका एरिया निकालिए, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है ये AO, इसका नाम PQR मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP होगा वो O से A तक चली गई डिस्टेंस होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से। ऐसे ही अगर हम A से B तक पता करें कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बॉडी ने A से B तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो आप देखिए A से B तक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, किसका, ABQP का। इसी तरह का अगर आपको निकालना है O से C तक डिस्टेंस, C क्यों, R है, सॉरी ये R है, O से R की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कहां से कहां तक, O से R नहीं, सॉरी B से R तक। आपको B से R डिस्टेंस निकालना है, तो ये B से R बन क्या रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, देखिए।
तो फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BQR निकाल दीजिए। ठीक है, तो कुल अगर हमने ये पता करना है कि O से R तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब O से R तक जितना समय लगा है बॉडी ने उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो O से R तक इसके स्लोप्स के अंडर एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एरिया बनेगा उन सबको हम कैलकुलेट करके आपस में ऐड कर लेंगे। मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। तो हम जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉडी के द्वारा चली गई डिस्टेंस मिल जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें 4 चीजें रिप्रेजेंट होती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सबसे पहले एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रिटार्डेशन, 3 चीजें हो गई। और इस स्लोप के अंडर जो एरिया कवर होता है उस एरिया को जब हम निकालते हैं तो बॉडी द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें निकल के हमारे सामने निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो बॉडी ने O से B तक कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बॉडी O से A गई, B गई, तो इतना एरिया निकाल लीजिए। अब इतना एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको भी हम न्यूमेरिकल में करवाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कितनी चीजों को निकालते हैं, 4 चीजों को निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर क्या निकालते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालते हैं। जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है तो बॉडी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाती है। और उसके बाद जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा होता है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा होता है, मतलब कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है, तो उसको हम रिटार्डेशन नाम दे देते हैं। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, यही निकालने में थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे सामने, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो हमें न्यूटन सर ने निकाल के दिया था। ठीक है, न्यूटन सर इसलिए बोलते हैं, सर तो सर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें न्यूटन सर ने निकाल के दिया था। और वो हमारे सामने कौन कौन से इक्वेशन दिए थे, देखिए ध्यान से। v = u + at फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। और जो थर्ड इक्वेशन है वो v² = u² + 2as है। चलिए यहाँ पे हम अलग अलग जो सिंबल हैं इनको जान लेते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो हमारा u होता है, u वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। इसको अभी और डिटेल में बताएंगे। एक का मतलब होगा एक्सेलरेशन, टी का मतलब होता है टाइम। टाइम पूरा नहीं होता है, कहते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा, एस होता है हमारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मान लेते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारी क्या है। u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई बॉडी मूवमेंट करना चालू करती है तो उस समय जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और जिस समय तक हम उसका मोमेंटम मेजर करते हैं और लास्ट में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, जो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका रेट कहते हैं। ठीक है, टाइम मतलब किस समय से किस समय तक बॉडी की वेलोसिटी आपने मेजर करी है। और डिस्टेंस क्या है, उस समय में चली गई डिस्टेंस होती है। तो ये पता होना चाहिए। और एक और काम कर लेते हैं, यहीं पे इसकी हम SI यूनिट लिख लेते हैं जिससे हमको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी होगी। देखिए, U की होती है मीटर पर सेकेंड, V की भी होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इंटरवल की क्या होती है, सेकेंड।
और डिस्टेंस की होती है मीटर। ये हमारी एसआई यूनिट है और हम कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, तो उसके आगे लिखी हुई यूनिट से ही हम पहचान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, टाइम है या वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन पढ़ के ही सीखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास मेथड पूछा जाता है वो ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। तो ग्राफिकल मेथड में को प्रूव करने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो हमने पीछे वाले स्लाइड में पढ़ ली है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या हो रहा था। मान लेते हैं एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। क्या थी? u थी। ठीक है, आपने क्या किया, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी को चेंज करके आप उसकी वेलोसिटी को क्या कर लाए, v कर दिए। मतलब आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर v कर दिया, बढ़ा के घटाकर कुछ कर दिया, मतलब चेंज कर दी वेलोसिटी, सीधे सी बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपने चेंज कर दी। तो इस समय से इस समय तक, यहां से यहां तक वेलोसिटी को लाने में मान लीजिए बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो a हुआ होगा, एक्सेलरेट हुई है बॉडी, और इतने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी समय लिया गया आपके द्वारा। डेल्टा टी समय का मतलब है टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक लगा हुआ समय। ठीक है, बॉडी को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में जितना समय लगेगा उसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बॉडी मान लीजिए एक्सेलरेट हुई है, ठीक है, और यहां से यहां तक बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। लेकिन जब भी आपके सामने आएगा तो पहले ये लाइनें लिखनी पड़ेगी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। हमने उस पे कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, v कर दिया। इस समय बॉडी ने मान लीजिए s डिस्टेंस को कवर किया है और टाइम कितना लगा है, डेल्टा t लगा है। ठीक है, चलिए आते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे जिसको हम लोग सीखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। चलिए देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, बहुत ध्यान समझिएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख लेते हैं, क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at। चलिए आपके सामने एक ग्राफ है और उस ग्राफ की मदद से हम आपको इसको समझाना चाहते हैं। बहुत सिंपल वे में ग्राफ है और यही ग्राफ आपका बनाना होगा जब आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप इस ग्राफ को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, ये हमारी x एक्सिस है, पहले आप याद रखिएगा। जो ये इक्वेशन प्रूफ होंगी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूफ होंगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, जब हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो मान लेते हैं बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी जिस समय हमने मतलब पहले से बॉडी चल रही थी, उसकी कुछ वेलोसिटी थी। अगर बॉडी रुकी हुई होती तो वो यहां से चलती। मान लेते हैं उसकी कुछ वेलोसिटी थी और कुछ वेलोसिटी मतलब जो पहले वाली वेलोसिटी थी उसको क्या बोलेंगे, u। तो मतलब कि क्या है कि उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसको देखेंगे तो ये उसकी वेलोसिटी थी, कितनी थी, u थी। बात समझ में आ गई। मतलब कि जिस समय, ध्यान समझिएगा, जिस समय टाइम 0 था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। तो आपको पता है कि पहले आप हमेशा x एक्सिस और फिर y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0, u हो जाएगा। लेकिन जब आपका टाइम बढ़कर यहां से यहां तक ले लिया गया, मतलब t ले लिया गया, मतलब टाइम क्या हो गया, t हो गया और उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो उस समय ग्राफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, t, v हो जाएगी। मतलब कि x एक्सिस पे हम t जाएंगे और वहीं से y एक्सिस पे कहां जाएंगे, u जाएंगे। मतलब x एक्सिस पे हम कहां गए, t पे गए, ठीक है, और यहीं से y एक्सिस पे कहां तक गए, v, कहां तक गए, v तक गए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी थी, ये हमारा वो जो पॉइंट है
वो क्या आ गया, t, v आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात का पड़ता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से ये जो पूरी वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, v कहलाएगी, यहां से यहां तक। तो बॉडी चलना तो यहां से स्टार्ट किया था, पहुंच कहां गई, यहां तक। ठीक है, तो यहां तक जो पहुंच गई है, तो आपको हमने उस समय बताया था ये क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। ठीक है, और स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, स्लोप किससे रिप्रेजेंट होता है, एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आप सबसे पहली जो इक्वेशन होगी वो यहीं से प्रूफ होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सेलरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, वो हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी होगा। अब देखो स्लोप ऑफ ए बी, अभी आप कुछ दिन बाद पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में कि ये जो एंगल होगा ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी, अभी थोड़ा सा ये लाइन याद रखिएगा, भी बताते हैं, tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका ये थीटा है, तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है बी डी। क्या है, बी डी, और बेस कितना है हमारा, ए डी। बेस क्या है, ए डी, और एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन था। अब आप देखिए ध्यान से, जो बी डी की डिस्टेंस है, देखो बी से सी तक कितना है, v है, और यहां से यहां तक क्या है, u है। तो जो बी डी बनेगा, बी डी जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, v माइनस यू। मतलब कि अच्छा आप नहीं आ रहा तो एक बार ऐसे लिख लिए, बी डी जो होगी वो बनेगी BC में से जब आप DC को घटाएंगे, और अपॉन में AD लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे सामने, BC देखिए पूरा क्या है हमारा, V है, और DC क्या है हमारा, U है, और BD क्या है, AD वही होगा जो ये वाली डिस्टेंस है, क्या है, टाइम है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, AT इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और उसके बाद v को इधर ले आते हैं, तो u प्लस AT इक्वल टू v हो जाएगा, मीन्स v इक्वल टू u प्लस AT हो जाएगा। यही हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहली इक्वेशन आपको दिमाग में ये बैठाना है कि स्लोप से रिप्रेजेंट होती है, क्या, स्लोप से बनती है। तो स्लोप होता है क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। ये थोड़ा सा नया वर्ड है, आप आगे चल के सीख जाएंगे। तो स्लोप का मतलब होगा tan ए बी, सॉरी tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, और बेस क्या है, ए डी। अब बी डी तो हमको पता नहीं है, लेकिन अगर बी डी को हमको निकालना पड़े तो हम बीसी में से डीसी माइनस करके निकाल सकते हैं। आप इसको देखा करिए, डायग्राम देखा करिए, फिर इसको देखिए, फिर डायग्राम देखिए। तो बीसी में से जब डीसी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो उससे हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो AT हो जाएगा, AT बराबर v माइनस यू, और u इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस AT हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इसी ग्राफ की मदद हम लेंगे, ठीक है। और अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत। क्या थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती क्या थी, सबसे पहले यही चीज पता होनी चाहिए कि सेकेंड इक्वेशन होती क्या है। और अधिकतर होम एग्जाम में यही इक्वेशन पूछी जाती है और बच्चों की गलत हो जाती है, AT होता है, सॉरी। अभी आगे चलोगे तो GT भी मिलेगा, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बोला ना, होम एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बॉडी तो A से B तक पहुंच गई,
लेकिन उसने बहुत सारी हरकतें कर दी ए से बी तक पहुंचने में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इधर क्या लिखा है, डिस्टेंस। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो बॉडी ए से बी तक गई है, बॉडी ए से बी तक गई है। बॉडी कहां से गई है, ए से बी तक। देखिए बॉडी ये गई है, ये गई है, ये गई यहां से यहां से यहां यहां गई। तो अब ए चलना चालू गई थी, उस समय यहां थी, टाइम ये था, और जब बी पहुंची तो टाइम ये था। तो यहां से यहां तक टाइम में बॉडी यहां से यहां तक गई। तो इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया बना है, कहां से कहां तक एरिया बना है, ये वाला भाग जो बना है, ये एरिया बना है, यही एरिया निकाल के हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो है वो एरिया ऑफ रीजन होता है। जितना रीजन वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, जितना रीजन वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी उतने का एरिया निकालेंगे, वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, या कवर्ड लिख लेते हैं, कवर्ड बाई बॉडी एस इक्वल टू कितना करेगी, एरिया ऑफ। देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। इन दोनों का एरिया ही तो कवर करेगी ए से बी तक जाने में। तो ए से बी तक जाने में तो यहाँ पे दो भागों में इसको तोड़ लो। क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए डी सी ओ। ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ओ, इतना जो एरिया कवर करेगी ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं इसको। चलिए तो एस हो गया हमारा डिस्टेंस, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है उस ट्राइंगल का, एडी है, क्या है एडी, और हाइट कितनी है बीडी, अभी हमने बीडी निकाला था। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एडी मतलब एडी इंटू डीसी। चलिए अब देखते हैं, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी पीछे निकाला था वो क्या निकली थी, v माइनस यू, और ये क्या था t। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, s बराबर 1/2, ad की वैल्यू हमारी क्या है t, और इसकी जगह क्या लिखेंगे v माइनस यू, और ad कितना है t, और dc कितना है dc। देखो ग्राफ में देखिए, जो dc है वो ao के बराबर है, और ao क्या है u है। ठीक है, अब हम यहां पे थोड़ा सा लगाएंगे अपना दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब इसमें से कौन सी चीज हमारे मतलब की नहीं है उसको हटा देंगे। देखिए हमारे सामने सब कुछ ठीक है, v हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि v ना तो हमको चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो v की वैल्यू बनी थी यहाँ पे लिखेंगे क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे, ये वैल्यू हमने रख दी है। तो अब देखिए ये वैल्यू जब रख देंगे तो क्या बनेगा हमारा, s इक्वल टू 1/2 t इंटू v की जगह u प्लस ए टी माइनस यू प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा यू टी, u से u कट गया, क्या आ जाएगा 1/2 t इंटू ए टी प्लस यू टी। बहुत ध्यान समझिएगा, आती यही है और सबसे आसान होती है। यू टी को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमें उसी फॉर्म में देना है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर से देखिए, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ए डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी होता है कहां से कहां तक, फ्रॉम
फ्रॉम ए टू बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ। अब ए बी डी का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1/2 बेस, बेस देखिए यहां से ये है, ये बेस है, और हाइट क्या है, ये है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया। अब ये देखिए क्या लिखा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ, मतलब इसका एरिया आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का एरिया निकल आएगा, और हम इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे। बस एक बात याद रखना कि v की हमको ना तो जरूरत थी ना तो हमें दिया था, इसलिए हम v को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। देखते हैं अपनी अगली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या है ये। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सेम तरीके से प्रूफ होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें भी डिस्टेंस आया है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली की तरह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, या हाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। देखिए अब ए टू बी तक जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको एस लिख देते हैं, या यहां छोड़ दीजिए, यहां एस लिख लीजिए। देखो ए से बी तक जाएगा, डिस्टेंस उतना ही करेगा, बस अब क्या करेंगे, नाम बदल देंगे। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो हम ये इतने एरिया के बराबर होगा। इस एरिया को आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल नाम से दे सकते हैं, या सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ट्रापीजियम नाम से दे सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं अपने एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्या नाम है हमारा ट्रापीजियम का, ए बी डी सी ओ, क्या ए बी डी सी ओ। अब देखो ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन देम लिखो, या डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब वो दोनों जो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जो पैरेलल साइड है वो ये वाली है और एक ये साइड है, ये और ये पैरेलल साइड है, कौन कौन सी, 1/2 AO प्लस BC, ये दोनों पैरेलल साइड है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, AD लिख लीजिए चाहे OC लिख लीजिए। तो हम AD या OC कोई लिख देते हैं, हम AD लिखे दे रहे हैं, आप OC भी लिख सकते हैं। तो आप देखो AO हमारा क्या था, AO हमारा U था। देखिए AO की वैल्यू क्या थी हमारी, U थी, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये क्या था हमारा, V था, ठीक है, क्या था, V था। तो यहां हो जाएगा हमारा U प्लस V, और ये क्या था T, AD हमारी क्या थी T। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में हमें T की जरूरत नहीं है, देखिए हमें T को हटाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम T को हटाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी, V इक्वल टू U प्लस AT था, T के बराबर बनाना है तो U को इधर भेजो, ये हो जाएगा हमारा AT, और A को नीचे कर देंगे तो V माइनस U अपॉन A हो जाएगा इक्वल टू T। तो ये जो हमारी बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, T की वैल्यू। बहुत ध्यान समझिएगा, T की वैल्यू अभी भी गलत हो जाती है बच्चों की, कि अभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना। फिर क्या करेंगे हम 1/2 U प्लस V रखेंगे, और जो T की वैल्यू रख देंगे वो V माइनस U अपॉन A रख देंगे, ठीक है।
ध्यान समझिएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखा है v प्लस यू, यहाँ लिखा है v माइनस यू, तो हम इसको v प्लस यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो भी आगे चल के आपको बता देंगे। इसमें क्या होगा, v ये जैसे v माइनस यू लिखा है तो इसमें फॉर्मूला v प्लस यू के हिसाब से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा v प्लस यू। अब ये पहला टर्म सेम हो गया दोनों का ना। अब वैसे क्या करते, पहला टर्म सेम करते तो ये इधर नहीं आ सकता था क्योंकि ये नेगेटिव था, लेकिन ये इधर आगे पीछे कर सकते, तो हमने इसको ऐसे कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। बच्चा लिख देता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगी। 2 और a की मल्टीप्लाई 2a हो जाएगी, और 2a जब इधर आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2as, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं यू स्क्वायर को उधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी v स्क्वायर टू क्या हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी से ही बनेगा। इस ग्राफ में बॉडी जिस पोजीशन से जिस पोजीशन तक जाती है उसके बीच में जो एरिया कवर होगा वही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया, ए से बी तक बॉडी गई, तो ए से बी तक बॉडी तक जाने के लिए ने क्या किया, एक ट्रापीजियम का एरिया जो बनाया, उस ट्रापीजियम का एरिया ही हमने निकाला है, और एरिया निकालने के बाद ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन की प्रूविंग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।